हाय एवरीवन, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जावा प्रोग्रामिंग में टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके कोड को एफिशिएंट और पावरफुल बनाने में मदद करते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये बताता है कि आपका प्रोग्राम कितने समय में कंप्लीट होगा, यानी जैसे जैसे इनपुट का साइज बढ़ता है आपका प्रोग्राम कितना फास्ट या स्लो चलेगा। चलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक बड़ी लाइब्रेरी में हैं जहां थाउजेंड्स ऑफ बुक हैं। आपको एक स्पेसिफिक बुक ढूंढनी है। अब इस सर्च को हम 3 केसेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला केस हमारा बेस्ट केस, सेकेंड केस जो होगा एवरेज केस एंड थर्ड वर्स्ट केस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेस्ट केस के बारे में। बेस्ट केस तब होगा जब वो किताब आपको सीधे सामने दिख जाए, जैसे आप लाइब्रेरी में इंटर करते हैं और वो बुक सबसे पहली शेल्फ में रखी हो। इसमें आपको सिर्फ एक स्टेप में आंसर मिल जाता है, यानी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ 1 है। मतलब कांस्टेंट टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम बात कर लेते हैं एवरेज केस की। एवरेज केस, सपोज आपकी ये लाइब्रेरी है एंड इसमें ढेर सारी बुक है। अगर आप सिक्वेंसली बुक को सर्च करते हुए कहीं मिडिल शेल्फ तक पहुंचते हैं और वहीं आपकी बुक मिल जाती है, मतलब अगर लाइब्रेरी में थाउजेंड्स बुक है तो आपको लगभग 500 बुक्स चेक करनी पड़ेगी। अगर मैं बोलूं आपके पास एन बुक है तो आपको कितनी बुक्स को चेक करनी पड़ेगी? एन बाई टू। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी आ जाएगी बिग ओ ऑफ एन बाई टू। अब हम बात कर लेते हैं वर्स्ट केस की। वर्स्ट केस तब होगा जब आपकी बुक लाइब्रेरी की लास्ट शेल्फ पर हो। इसमें आपको एक एक करके सारी बुक्स चेक करनी पड़ेंगी और आखिरी बुक पर जाकर आपकी सर्च पूरी हो जाएगी। मतलब सबसे पहले हम इस बुक को चेक करेंगे, देन इसको, देन इसको, देन इसको, एंड यहाँ पर आपको आपकी बुक मिल जाएगी। तो अगर आपके पास 1000 बुक है तो आपको सारी बुक्स चेक करनी पड़ेंगी। अगर मैं बोलूँ आपके पास टोटल नंबर ऑफ एन बुक है तो आपको कितनी बुक चेक करनी पड़ेगी? टोटल एन बुक चेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो आपकी बुक मिल रही है यहाँ पर लास्ट में मिल रही है। तो वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बिग O ऑफ एन। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला? बेस्ट केस, जब आपको बुक सबसे पहले मीन सामने ही दिख जाए, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो जाएगी बिग O ऑफ 1। एंड एवरेज केस, जब बुक बीच में हो तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बिग O ऑफ एन बाई टू। एंड लास्ट वर्स्ट केस, जब बुक आपको सबसे आखिरी में मिले तब वर्स्ट केस होता है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बिग O ऑफ एन। एन आपकी टोटल नंबर ऑफ बुक्स है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स। अब हम बात कर लेते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये मेजर करता है कि आपका प्रोग्राम मेमोरी में कितना स्पेस यूज करेगा, यानी आपका प्रोग्राम जितने ज्यादा वेरिएबल्स, एरेज या डेटा स्ट्रक्चर यूज करेगा उतनी ही ज्यादा मेमोरी यूज होगी। चलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास ये एक एग्जांपल है जिसमें हम दो नंबर का एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एक नंबर है इंट num1 इक्वल टू 5 एंड सेकेंड नंबर है इंट num2 इक्वल टू 10। यहाँ पर हमने सम कैलकुलेट कर लिया, इंट सम इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, एंड यहाँ पर हमने सम को प्रिंट करा दिया है। अब आपको पता है कि इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो ये आपका ले लेगा 4 बाइट एंड ये भी ले लेगा 4 बाइट। जब आप सम कैलकुलेट करेंगे 5 प्लस 10 तो ये आएगा 15। ये भी एक इंटीजर है तो ये भी ले लेगा 4 बाइट। तो यहाँ पर टोटल कितने स्पेस यूज हो रहे हैं? 4 बाइट, 4 बाइट एंड ये 4 बाइट। 4 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू 12 बाइट्स। ये 12 क्या है? ये कांस्टेंट है। इसका मतलब इस प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 है। तो यहाँ पर आपका डेफिनेशन गिवन है बेस्ट केस की, एवरेज केस की एंड वर्स्ट केस की। ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन गिवन है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर द एग्जीक्यूशन टाइम एज द इनपुट साइज ग्रो, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेजर द मेमोरी कंजप्शन।
चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सपोज हमारे पास 2 एल्गोरिथम है A1 एंड A2। जो A1 एल्गोरिथम है ये 10 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है एंड A2 एल्गोरिथम 5 ऑपरेशन। ये जो दोनों एल्गोरिथम है किसी एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सपोज आपके पास प्रॉब्लम है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। इस प्रॉब्लम के लिए आपके पास 2 एल्गोरिथम गिवन है A1 एंड A2। A1 आपका 10 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है एंड A2 आपका 5 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अब आप हमें बताइए कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है। यहाँ पर बेस्ट का मतलब ये है कि कौन सा एल्गोरिथम टाइम कम ले रहा है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं जो आपका A2 है ये बेटर एल्गोरिथम है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है ये A1 से कम लग रहा है। A1 में आपका 10 ऑपरेशन लग रहा है एंड A2 में आपका 5 लग रहा है। तो जो A2 एल्गोरिथम है वो आपका बेस्ट है। बट अगर मैं आपसे ये बोलूं इस प्रॉब्लम के लिए एक एल्गोरिथम है A1 एंड सेम इसी प्रॉब्लम के लिए एक और एल्गोरिथम है A2। ये जो A1 एल्गोरिथम है ये आपका 10 सेकेंड ले रहा है एंड A2 एल्गोरिथम 20 सेकेंड ले रहा है। ये आपका रनिंग टाइम है। रनिंग टाइम। अब आप मुझे बताइए इन दोनों एल्गोरिथम में कौन सी एल्गोरिथम बेस्ट है। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा होगा ये A1 आपका बेस्ट है क्योंकि ये 10 सेकेंड टाइम ले रहा है एंड A2 आपका 20 सेकेंड टाइम ले रहा है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपने देखा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो नंबर ऑफ ऑपरेशंस पर डिपेंड करता है, ना कि रनिंग टाइम पर। क्योंकि जो रनिंग टाइम है अलग अलग सिस्टम्स पर वेरी करता है। अगर आप एक फास्ट प्रोसेसर पर प्रोग्राम चलाते हैं तो टाइम कम लगेगा, बट अगर आप स्लो प्रोसेसर पर वही प्रोग्राम चलाएं तो टाइम ज्यादा ले सकता है वो। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपने एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम रन किया। आपके पास एक लैपटॉप है ए एंड एक लैपटॉप है बी। जो ए लैपटॉप है वो 2 सेकेंड ले रहा है एंड बी लैपटॉप 5 सेकेंड ले रहा है। लेकिन दोनों केसेस में एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही रहेगी। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला, जो रनिंग टाइम है वो मशीन की स्पीड पर डिपेंड करता है, ना कि एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी पर। जो रनिंग टाइम है वो लैंग्वेज डिपेंडेंट भी हो सकती है, जैसे C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, कुछ भी आपका। सपोज आपको 2 एल्गोरिथम गिवन है। जो आपको फर्स्ट एल्गोरिथम गिवन है वो है A1 एंड सेकेंड एल्गोरिथम A2। हम एज्यूम कर लेते हैं जो A1 एल्गोरिथम है वो है बेटर एंड जो A2 एल्गोरिथम है ये थोड़ी कम अच्छी है। यहाँ पर लिख देते हैं नॉट गुड। अब जो आपकी A1 एल्गोरिथम है सपोज इसे हम स्लो प्रोसेसर पर चला देते हैं एंड जो A2 एल्गोरिथम है इसे हम फास्ट प्रोसेसर पर चला देते हैं। अब यहाँ पर ये हो सकता है जो A1 एल्गोरिथम है ये 2 सेकेंड में चले एंड जो A2 एल्गोरिथम है वो 1 सेकेंड में चले। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो आपकी बेटर एल्गोरिथम थी वो ज्यादा टाइम ले ली एंड जो एल्गोरिथम आपकी अच्छी नहीं थी वो कम टाइम ले ली। बट बेटर कौन सी थी, ये थी, बट ये रन टाइम ज्यादा ले रही है। इसीलिए जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो नंबर ऑफ ऑपरेशन पर डिपेंड करती है, ना कि रन टाइम पर। इससे हमें ये समझ में आता है कि हमें एक ऐसी एल्गोरिथम लिखनी है जो बेस्ट हो। ये एल्गोरिथम बेस्ट तब होगी जब हम उसे सी में लिखें या फिर C++ में लिखें, जावा में लिखें या फिर पाइथन में लिखें, या फिर हम इसे किसी भी सिस्टम पर रन करवाएं, i3 पर, i5 पर, किसी पर भी। सबके लिए ये बेस्ट रिजल्ट दे। ये हमें एक ग्राफ गिवन है। ये जो बिग ओ है ये वर्स्ट केस सिनेरियो है एंड जो थीटा है ये एवरेज केस सिनेरियो है एंड ओमेगा बेस्ट केस सिनेरियो है। चलिए कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। जो सबसे पहला टाइप है वो है कांस्टेंट टाइम, मीन्स बिग ओ ऑफ 1। इसमें एल्गोरिथम का एग्जीक्यूशन टाइम इनपुट साइज पर डिपेंड नहीं करता। कोई भी साइज हो टाइम कांस्टेंट रहता है। सपोज आपके पास एक एरे गिवन है 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर इस एरे में आपको पहला एलिमेंट प्रिंट करना है तो आप लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरे इंडेक्स दे देंगे 0।
क्योंकि इसका इंडेक्स है 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। तो यहाँ पर चाहे एरे की साइज 10 हो या फिर 10,000 हो, सिर्फ एक स्टेप में काम हो जाएगा, क्योंकि हमें फर्स्ट एलिमेंट को ही फाइंड करना है। इसलिए जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट है, बिग O ऑफ 1। सेकेंड टाइप हम पढ़ लेते हैं लिनियर टाइम। लिनियर टाइम में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट साइज। अगर इनपुट साइज डबल हो जाता है तो टाइम भी डबल हो जाएगा आपका। सपोज आपको एरे में एक एलिमेंट को सर्च करना है फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। इसके बाद लिखते हैं इफ एरे ऑफ आई इक्वल टू टारगेट, तो हम रिटर्न कर देंगे इंडेक्स को। तो यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न आई। सपोज आपको एक एरे गिवन है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। मान लेते हैं कि आपको इस एलिमेंट 6 के इंडेक्स को फाइंड करना है। तो इसका इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आपका टारगेट एलिमेंट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 6 को हम कंपेयर करेंगे इस 1 से। यहाँ पर ये मैच नहीं हुआ तो अब 6 को 2 से कंपेयर करेंगे, यहाँ पर भी मैच नहीं हुआ। अब 6 को 3 से कर दिया, यहाँ पर भी मैच नहीं हुआ। अब 6 को 4 से कर दिया, यहाँ पर भी मैच नहीं हुआ। 6 को अब 5 से करेंगे, यहाँ पर भी मैच नहीं हुआ। अब इसके बाद इस 6 को यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 6 आपका मैच कर गया, तो इसके इंडेक्स को हम रिटर्न कर देंगे। अगर इस एरे की साइज को हम और बढ़ा दें, मीन्स अगर हम इनपुट साइज बढ़ा दें, तो जो आपका टाइम है वो बढ़ जाएगा। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये लाइब्रेरी है, इसमें ढेर सारी बुक रखी हैं। अब किसी स्पेसिफिक बुक को फाइंड करने के लिए आपको एक एक बुक पर जाकर सर्च करना पड़ेगा। अगर लाइब्रेरी में 10 बुक है तो 10 स्टेप लगेगा, एंड अगर 100 बुक है तो 100 स्टेप लगेगा। ऐसे ही अगर n बुक है तो n स्टेप लगेगा। तो यहाँ पर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल रही है? बिग O ऑफ n। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक टाइम। क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तब होती है जब एल्गोरिथम में नेस्टेड लूप्स हो। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये आपका एक लूप है एंड इसके अंदर भी एक लूप है, तो यहाँ पर आपका नेस्टेड लूप है, नेस्टेड लूप। चलिए इसे ड्राई रन करके समझते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये है हमारा आउटर लूप एंड ये है इनर लूप। हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं n की वैल्यू को 4। तो यहाँ पर हमारा i इक्वल टू 0 के लिए चलेगा, i इक्वल टू 1 के लिए चलेगा, i इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, i इक्वल टू 3 के लिए चलेगा। अगर हम यहाँ पर i इक्वल टू 4 लेंगे तो कंडीशन हमारा 4 लेस देन 4 हो जाएगा, कंडीशन आपकी फाल्स हो जाएगी, इसलिए हमने i इक्वल टू 3 तक के लिए चलाया। अब इसके बाद हम इनर लूप पर आते हैं। जो आपका इनर लूप है वो j लेस देन n है, मीन्स j लेस देन 4। मीन्स जे की वैल्यू आपकी 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए एंड 3 के लिए चलेगी। जब आपका i इक्वल टू 0 है तो j चलेगा 0, 1, 2 एंड 3 के लिए। i की वैल्यू 1 है तो j चलेगा 0, 1, 2 एंड 3 के लिए। ऐसे ही जब i इक्वल टू 2 है तो j चलेगा 0, 1, 2 एंड 3 के लिए। i इक्वल टू 3 के लिए भी j चलेगा 0, 1, 2 एंड 3 के लिए। बट अगर हम i की वैल्यू को n ले लेते हैं तो ये आपका इक्वल टू 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, ऐसे ही ये n तक चलेगा। एंड जो जे चल रहा है वो भी आपका एन तक चलेगा, एन तक, ये भी एन तक, ये भी एन तक, हर केसेस में ये एन तक चलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो आपका आउटर लूप है वो एन टाइम चला, एंड हर आउटर लूप के रन करने पर जो इनर लूप है वो भी एन टाइम चला। तो यहाँ पर हो जाएगा एन मल्टीप्लाई बाई एन, तो आ जाएगा एन स्क्वायर। तो यहाँ पर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल रही है? बिग O ऑफ एन स्क्वायर। अब चलिए हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हमें एक आउटर लूप गिवन है एंड ये है इनर लूप। जो आउटर लूप है वो चल रहा है n टाइम्स एंड जो इनर लूप है वो चल रहा है m टाइम्स। जब हम i की वैल्यू 0 लेंगे तो जो j है 0 से लेकर 1, 2, 3 एंड m तक जाएगी। जब हम i की वैल्यू को 1 लेंगे तो j हमारा 0, 1, 2 एंड m तक जाएगी। i की वैल्यू को जब हम 2 लेंगे तो j आपका 0, 1, 2 एंड m तक जाएगी।
ऐसे ही जब हम i की वैल्यू को n लेंगे तो j आपका 0, 1, 2 एंड m तक जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो आउटर लूप है वो n टाइम्स चल रहा है एंड हर आउटर लूप के लिए इनर लूप m ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी n क्रॉस m मीन्स बिग O ऑफ n क्रॉस m। इसको आप बिग O ऑफ nm भी लिख सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहले दो वैल्यू को इनपुट लिया है m एंड n। यहाँ पर जो हम लूप यूज कर रहे हैं वो नेस्टेड लूप नहीं है। ये आपका एक सेपरेट लूप है एंड ये आपका एक सेपरेट लूप है। ये फर्स्ट फॉर लूप है जो आपका i इक्वल टू 0 से लेकर n तक जा रहा है एंड ये आपका सेकेंड फॉर लूप है जो j इक्वल टू 0 टू m तक जा रहा है। इस पहले ऑपरेशन में n ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं तो इसमें n टाइम लग रहा है एंड जो ये सेकेंड फॉर लूप है इसमें m ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो यहाँ पर m टाइम लग रहा है। ये है आपका फर्स्ट फॉर लूप एंड ये है आपका सेकेंड फॉर लूप। यहाँ पर जो दूसरा फॉर लूप है इस पहले फॉर लूप के बाद आ रहा है। यहाँ पर जो आपका ये फर्स्ट फॉर लूप है इसमें n ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एंड जो ये सेकेंड फॉर लूप है इसमें m ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा बिग O ऑफ m प्लस m। पिछली बार आपका नेस्टेड फॉर लूप था इसलिए वहां पर हमने मल्टीप्लाई किया था। नेक्स्ट इज क्यूबिक टाइम। क्यूबिक कॉम्प्लेक्सिटी तब होती है जब एल्गोरिथम में 3 नेस्टेड लूप्स हो। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आपके पास एक लूप है एंड ये सेकेंड लूप एंड ये थर्ड लूप। तो ये है हमारा पहला फॉर लूप जो i इक्वल टू 0 से लेकर n के लिए रन करता है एंड ये है सेकेंड फॉर लूप जो j इक्वल टू 0 से लेकर n तक रन करता है एंड ये है थर्ड फॉर लूप जो k इक्वल टू 0 से लेकर n तक रन करता है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन। तो ये जो पहला फॉर लूप है इसमें n ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एंड इस सेकेंड फॉर लूप में भी n ऑपरेशन एंड थर्ड फॉर लूप में भी n ऑपरेशन। तो जब हम टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कैलकुलेट करेंगे तो n मल्टीप्लाई बाई n मल्टीप्लाई बाई n, क्योंकि ये आपका नेस्टेड फॉर लूप है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी बिग O ऑफ n क्यूब। अगर इसमें हम एक और लूप लगा दे तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी n के पावर 4। अगर एक और लूप लगा दे तो n के पावर 5। ऐसे ही आपका बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक टाइम। लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी तब होती है जब एल्गोरिथम इनपुट साइज को हर स्टेप में रिड्यूस कर देता है। इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे जब हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम पढ़ रहे होंगे। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। इन सब प्रॉब्लम में जो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट किए हैं वो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए कैलकुलेट किए हैं, क्योंकि वर्स्ट केस वो कंडीशन है जहां आपका एल्गोरिथम सबसे ज्यादा टाइम लेगा। अगर वर्स्ट केस में एल्गोरिथम काम कर ले तो बाकी केसेस में तो और भी फास्ट चलेगा, इसलिए हमने वर्स्ट केस लिया। इसे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो आप एक रेलवे टिकट काउंटर पर बैठे हो। बेस्ट केस तब होगा जब लाइन में कोई नहीं है, तब तो आपका काम जल्दी ही हो जाएगा। बट अगर हम एवरेज केस की बात करें तो अगर 5-6 लोग लाइन में हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा एवरेज केस। अगर हम वर्स्ट केस की बात करें, मान लेते हैं लाइन में 100 लोग हैं। अब सोचिए आपको सिस्टम वर्स्ट केस के लिए तैयार करना पड़ेगा ताकि कोई पैसेंजर परेशान ना हो, इसलिए हम वर्स्ट केस को हैंडल करते हैं। इस लेक्चर के बाद हम आगे के जितने भी लेक्चर करेंगे उन लेक्चर में हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं उन सारे प्रॉब्लम्स के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम जरूर कैलकुलेट करेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सी एल्गोरिथम कितनी टाइम ले रही है एंड कौन सी एल्गोरिथम बेस्ट है एंड कौन सी बेस्ट नहीं है। चलिए अब हम इन तीनों को कंपेयर करके देख लेते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। सपोज हम n की वैल्यू 1 ले लेते हैं। ये हम छोटे इनपुट के लिए परफॉर्म कर रहे हैं तो जो बिग O ऑफ n है वो 1 ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एंड बिग O ऑफ n स्क्वायर ये भी 1 ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, मीन्स 1 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है। इसमें भी 1 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, मीन्स 1 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। जब हम n की वैल्यू 2 ले तो ये 2 ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एंड ये 2 के पावर 2 मीन्स 4 ऑपरेशन एंड ये 2 के पावर 3 मीन्स 8 ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जब हम n की वैल्यू 3 ले तो बिग O ऑफ n में 3 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा होगा। बिग O ऑफ n स्क्वायर में 3 स्क्वायर मीन्स 9 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा होगा। बिग O ऑफ n क्यूब में 3 के पावर 3 मीन्स 27 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा होगा। अगर हम n की वैल्यू को और बढ़ा दे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा n इक्वल टू 4
ये आपका 4 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। ये 4 स्क्वायर मीन्स 16 यूनिट ऑफ टाइम। ये 4 क्यूब यूनिट ऑफ टाइम। अगर हम n की वैल्यू को और बढ़ा दे मीन्स अगर हम n इक्वल टू 10 के पावर 10 ले ले तो बिग O ऑफ n 10 के पावर 10 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। बिग O ऑफ n स्क्वायर 10 के पावर 20 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। बिग O ऑफ n क्यूब 10 के पावर 30 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि इनके बीच जो टाइम का डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो आपका सबसे बेस्ट कोड होगा ये वाला होगा एंड उसके बाद ये होगा एंड देन ये होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जब आपकी इनपुट साइज छोटी है तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इफेक्ट है वो कम देखने को मिलता है। चाहे एल्गोरिथम आपकी बिग O ऑफ n हो या फिर बिग O ऑफ n स्क्वायर हो या बिग O ऑफ n क्यूब हो, बट अगर इनपुट साइज आपका बड़ा हो जाता है तब आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का असली इफेक्ट दिखाई देता है। तो आप बोल सकते हैं हायर कॉम्प्लेक्सिटी वाले एल्गोरिथम बड़े इनपुट पर स्लो हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स निकल रहे हैं उसे आप नोट कर लें। पहला पॉइंट है छोटे इनपुट के लिए एल्गोरिथम की इफिशियंसी ज्यादा मैटर नहीं करती क्योंकि प्रोसेसिंग तेज होती है। कोई भी एल्गोरिथम रहे वो आपका काम कर जाएगा। बट अगर आपका इनपुट साइज बहुत बड़ा है तो इफिशियंट एल्गोरिथम की आपको जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर हमें कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गिवन है। जैसे जैसे हम आगे के डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन सारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम समझते जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कोई भी कोड मेमोरी में कितनी स्पेस ले रही है। अगर मेमोरी का यूज कम है इसका मतलब फास्टर एग्जीक्यूशन है कोड का। बट अगर मेमोरी का यूज ज्यादा है तो जो हमारा कोड है उसका एग्जीक्यूशन स्लोअर हो जाएगा। जब भी हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमें दो कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला कंपोनेंट है फिक्स्ड पार्ट। इसमें आपके आ जाते हैं कांस्टेंट मेमोरी जो आपके इनपुट साइज पर डिपेंड नहीं करती। कांस्टेंट मेमोरी मीन्स वेरिएबल्स कांस्टेंट्स एंड प्रोग्राम साइज एंड सेकेंड इज वेरिएबल पार्ट। ये इनपुट साइज पर डिपेंड करने वाली मेमोरी जैसे एरेज रिकर्जन स्टैक etc ये होता है। तो यहाँ पर आपका फार्मूला क्या निकला? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू फिक्स्ड स्पेस प्लस वेरिएबल स्पेस। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इंट सम यहाँ पर हमने पैरामीटर पास कर दिया इंट ए एंड इंट बी। यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया सम एंड उसे रिटर्न कर दिया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दो वेरिएबल यूज हुआ है ए एंड बी। इसका डेटा टाइप इंटीजर है तो यहाँ पर आपका ये फर्स्ट वेरिएबल एंड ये है सेकेंड वेरिएबल। ये आपका मेमोरी है। इसके अलावा हम मेमोरी के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं कर रहे हैं। ये जो आपका इनपुट है ए एंड बी इसकी साइज आप 10 ले ले या फिर 1000 ले ले मेमोरी आपकी कांस्टेंट ही रहेगी क्योंकि जो आपका ये वेरिएबल है ए एंड बी ये स्टोर तो आपका एक ही बार हो रहा है एंड जो ये इनपुट की साइज है ये स्पेस के टर्म्स में किसी भी चीज को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। यानी इस ए और बी की वजह से कोई नया वेरिएबल तो यहाँ क्रिएट हो नहीं रहा है। तो अगर हम इनपुट की साइज को बढ़ाते जाएं आप 10 ले ले 1000 ले ले या 10 के पावर 10 ले ले मेमोरी आपकी कांस्टेंट ही रहेगी। तो इस पार्टिकुलर कोड के लिए आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकली? बिग O ऑफ 1। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इंट स्क्वायर ब्रैकेट एरे इक्वल टू न्यू इंट। इसकी साइज हमने दे दी n। इस केस में जो आपका मेमोरी यूज हो रहा है वो इनपुट साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पर हम इनपुट साइज मीन्स अगर n की वैल्यू 5 ले तो आपको 5 इंटीजर की मेमोरी एलोकेट होगी 1 2 3 4 एंड 5। बट अगर हम n की वैल्यू 1000 ले ले तो आपको 1000 इंटीजर की मेमोरी एलोकेट होगी 1 2 3 4 एंड 1000 तक। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जब आप इनपुट साइज को बढ़ा रहे हैं तो आपकी मेमोरी यूजेज भी बढ़ रही है।
तो यहाँ पर जो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी बिग O ऑफ n। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये है आपका 2D मैट्रिक्स। सपोज अगर हम n की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो आपको एक 2D मैट्रिक्स मिल जाएगा 3x3 का। तो जब आप एक 3x3 का 2D मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स रहेंगे? 9 सेल्स रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये जो टोटल नंबर ऑफ सेल आया है 9, ये आपका कैसे आया? हमने 3x3 किया था तो ये 9 मिला था। अगर हम n की वैल्यू 1000 ले ले तो जो मेमोरी है वो आ जाएगी 1000 क्रॉस 1000 सेल्स। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 लाख सेल। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो मेमोरी यूजेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनपुट साइज के स्क्वायर के। तो यहाँ पर लिखते हैं इनपुट साइज स्क्वायर। तो इस प्रॉब्लम के लिए जो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो आ रही है बिग O ऑफ n स्क्वायर। तो एवरीवन, आज के लेक्चर में हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिटेल में पढ़ा। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप नोट्स भी देख सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।